हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 में, जिसमें हम लोग आज टॉपिक लेके चलेंगे हिंदी का। किसका होगा? हिंदी का टॉपिक लेके आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंततः देखिएगा। और अगर हम बात करें तो परीक्षा तिथि यहाँ आपको देखने को मिली 26/9/2021 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसी का प्रीवियस ईयर उसी का पेपर है। और उसमें हम लोग आज हिंदी का डिस्कशन करने वाले हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है यह सेशन, जिसमें हम लोग व्याख्या सहित हल को देखेंगे। तो आज कंप्लीट करेंगे 30 क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं हिंदी का। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे भाषा सेकेंड, जिसमें हिंदी का सेशन है। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे अगर हम बात करें तो इस पे रीड का हो गया, TRE 4 का हो गया, C-TET का हो गया, अन्य सब्जेक्ट के भी इस पे लेक्चर चलाए जा रहे हैं। अगर आपको देखना होगा तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी थोड़ी छोटी सी जानकारी और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 61 से लेकर 64 तक के उत्तर दीजिए। तो हमें यह गद्यांश पढ़ना है और उसके बाद हमें क्या करना है, 61 से लेकर 64 तक के उत्तर देने हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा बड़े ही ध्यान से इसमें क्या बोला गया है। गांधी जी अपने सहयोगियों को श्रम की गरिमा की सीख दिया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को गरिमामय बताते हुए मानते हुए किया। बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। इसमें से किसी ने भी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन की एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक शैक्षिक वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं से बाधा हुआ नहीं था। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए, वे सही अर्थों में नायक थे। अब हम लोग गद्यांश आपने पढ़ लिया है, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से आंसर बताना है। ओके, देखिएगा क्या है। अगला है कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विपिन, बी कह रहा है पारावर, सी कह रहा है कि महानंद और डी कह रहा है कि नद महानंद और डी कह रहा है कि क्षितिज। अगर हम बात करते हैं जहाँ धरती व आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम क्षितिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा, जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द की अगर बात करें तो वहां हो जाएगा क्षैतिज। ओके, इनके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयुक्त करना ही वाक्यांश के लिए शब्द कहलाता है। जैसे बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए का होता है अनिमेष। अनिमेष का क्या होता है? बिना पलक झपकाए। जो अधिक बोलता हो, वाचाल, क्या बोलते हैं उसको? वाचाल बोलते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला है हम लोगों का, उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। वाक्य में रेखांकित शब्द है, जो ईश्वर है यही रेखा वाला शब्द है, इसी को बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सर्वनाम है, बी कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा है, सी कह रहा है कि जातिवाचक है और डी कह रहा है कि व्यक्तिवाचक है। अगर उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए तो यह एक जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए, रेखांकित शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। अब हम संज्ञा देख लेते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, अब संज्ञा के भेद है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा,
द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ये 4 प्रकार की संज्ञा होती है। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, ईश्वर आदि। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? तो जातिवाचक के उदाहरण है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही उम्दा है। बोला है कि उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। दिए गए वाक्य में काल है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि असत्र भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो उन्होंने अपने कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, संपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। देखिएगा, उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है। काल की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, काल क्या होता है? काल का डिफिनीशन होता है क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार से समय तथा उनकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अब देखिएगा, भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे है कि भूतकाल के भेद। भूतकाल के सामान्यतः 6 भेद माने जाते हैं। पहला कौन सा है? सामान्य भूतकाल। इसमें है सीता गई। असत्र भूतकाल, सीता गई है, कार्य अभी अभी हुआ है। पूर्ण भूतकाल, सीता गई थी। संदिग्ध भूतकाल, सीता गई होगी। हेतु मत भूतकाल, सीता जाती तो मैं आता। क्रिया पूर्ण होने वाली थी परंतु नहीं हुई। क्रिया पूर्ण होने वाली थी परंतु नहीं हुई। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। तिरस्कृत का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तिरस्कृत, बी कह रहा है कि तिरस्कृत धन तब, और सी कह रहा है कि तीर धन कृत, और डी कह रहा है कि तिरह धन कृत। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तिरह धन कृत। तिरह धन कृत। देखिएगा, तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद तिरिह धन कृत होगा, अतः इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के बारे में भी कुछ डिस्कशन है, देख लीजिएगा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह धन चय, निह धन चय निश्चय होता है। तिह धन कार, तिरस्कार होता है। ओके, आगे चलते हैं। देखिएगा, आगे है कि निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 65 से लेकर 69 तक हमें उत्तर देने हैं, और इसे बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बीती विभावरी जगरी, अंबर पनघट में डूब रही, धराघट उषा नागरी, खग कुल कुल कुल, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अचल डोल रहा। लो यह ललित भी भर आई, भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। अंधेरों में राग अंगद पिए, अलकों में मलयग बंद किए। तू अब तक सोई है अली, आंखों में भरे विराहरी विहागरी। ओके, तो ये हम लोगों का पद्यांश था। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हमें आंसर बताना है। देखिएगा, बीती विभावरी वाक्यांश का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चिड़िया का, बी कह रहा है कि
बालिका का, सी कह रहा है कि प्रकृति का और डी कह रहा है कि पुरुष का। तो बीती विभावरी का जो है वो है प्राकृतिक के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखिए बीती विभावरी वाक्यांश जो है प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। आगे देखिएगा, प्रस्तुत कविता में किसे जगाने के लिए कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अंबर को, बी कह रहा है उषा को, सी कह रहा है आली को, डी कह रहा है तारक गण को। अगर हम बात करते हैं तो प्रस्तुत कविता में आली को जगाने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आली माने होता है भंवरा, ये भी आप देख लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है पंक्ति संख्या 1 से 4 में नाद सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाला शब्द समूह है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि खगकुल, बी कह रहा है तारागढ़, सी कह रहा है कि अंबर पनघट, डी कह रहा है कि कुलकुल। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कुलकुल क्या है? कुलकुल। देखिएगा, उपयुक्त पंक्ति 1 से 4 में नाद सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाले शब्द समूह कुलकुल है। नाद सौंदर्य शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद स्वर कहलाता है। जैसे खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा। आगे देखिएगा, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि मधु मुकुल नवल रस गागरी काव्य में पंक्ति का मुख्य अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार, बी कह रहा है कि रूपक अलंकार, सी कह रहा है श्लेष अलंकार और डी कह रहा है कि यमक अलंकार। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा आगे क्या बोला है, मधु मुकुल नवल रस गागरी काव्य में मुख्य अलंकार रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्य को अलंकार कहते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे रूपक अलंकार में, जहाँ पर उपमान का आरोप हो अथवा गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय पर उपमान का आरोप करके एक कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घर उषा नागरी। तो ये इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का 69। संपूर्ण कविता में संबोधन है, किसका संबोधन है वो हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गति से स्थिरता की ओर गमन हेतु, बी कह रहा है कि स्वर से सन्नाटे की ओर गमन हेतु, सी कह रहा है निष्क्रियता से सक्रियता की ओर गमन हेतु और डी कह रहा है कि प्रकाश से अंधकार की ओर गमन हेतु। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। निष्क्रियता से सक्रियता की तरफ, निष्क्रियता से किसकी तरफ? सक्रियता की तरफ गमन हेतु। आगे देखिएगा वही चीज़ें यहाँ पे हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं और देखिएगा बड़े ही ध्यान से क्या है क्वेश्चन। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह होता है। ऑप्शन नंबर ए है आज्ञावाचक वाक्य, बी कह रहा है विधानवाचक वाक्य, सी कह रहा है इच्छावाचक वाक्य और डी कह रहा है संकेतक वाक्य। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर डी सी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वहाँ विधान
वाचक वाक्य होता है। वाक्य की अगर हम बात करते हैं तो यह देखिएगा, शब्दों के सार्थक समूह जिसमें वक्त का भाव व्यक्त हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। रचना या स्वरूप की दृष्टि से देखिएगा, रचना की दृष्टि से सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य होते हैं। अर्थ की दृष्टि से भी होते हैं वाक्य, इन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से देखिएगा, वाक्य विधि या विधान वाक्य होता है, निषेध वाक्य होता है, आज्ञावाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, विस्मयवाचक होता है, संदेहवाचक होता है, इच्छावाचक होता है और संकेतवाचक होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे, विधानवाचक वाक्य, जिस बात से किसी बात के होने का बोध हो अर्थात जिससे किसी बात की जानकारी प्राप्त हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम खा चुके हैं, मैं खाना खा चुका हूं तब वह आया। ओके, चलिए देखिएगा, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संज्ञा, बी कह रहा है सर्वनाम, सी कह रहा है परसर और डी कह रहा है कि विसर्ग। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा परसर्ग। क्या हो जाएगा? परसर्ग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला चिन्ह परसर्ग कहलाता है। अब हम कारक के बारे में देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस वाक्य से अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम संबंध सूचक हो उसे हम कारक कहते हैं। कारक के बाद देखते हैं, कारक के 8 प्रकार होते हैं और कारक के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। अब देखिएगा टोटल क्या है, कारक और विभक्ति। देखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने पर संबंध की के रा री रे अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। ओके, तो ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं। आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, किसी के कहे स्थान या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहना है निर्देशक चिन्ह, बी कह रहा है उद्धरण चिन्ह, सी कह रहा है विवरण चिन्ह और डी कह रहा है कि हंस चिन्ह, हंस पद। अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उद्धरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। देखिएगा, किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह देखिएगा, यह 2 रूप में होगा, इकहरा होता है, दोहरा होता है। ओके, आगे है, जहां किसी पुस्तक से कोई वाक्य आवरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहाँ दोहरे जो है कि उद्धरण का प्रयोग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और जहाँ निषेध शब्द पद वाक्य खंड आदि उद्धृत किए जाए वहाँ इकहरे उद्धृत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है तो इसमें क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पे भी देखने को मिलेगा डबल। और यहाँ है कमायनी का कथा संक्षिप्त लिखिए, तो कमायनी का जो है ये सिंगल आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से अलग अलग लगता है। आगे देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 7, 5, 8, 4।
तो कितने भेद होते हैं वो अर्थ के आधार पर अभी हम लोगों ने देखा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान अलग होने के, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे देखिएगा, 8 भेद होते हैं। ओके, देखिएगा, विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक, ये 8 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लाल पीला होना, बी कह रहा है कि लोहा होना, सी कह रहा है 1 अनार 100 बीमार और डी कह रहा है कि इनमें से सभी। तो लोकोक्ति की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 अनार 100 बीमार, यह लोकोक्ति है। देखिएगा, निम्न में से लोकोक्ति है 1 अनार 100 बीमार, जिसका अर्थ होता है जिस चीज़ के बहुत चाहने वाले हों, जिस चीज़ का बहुत चाहने वाले हों। अब लोकोक्ति देखिएगा क्या है। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है जिससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर चल निकलती है। जब लोकोक्ति हो जाती है तो जैसे कानों में, अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अन्य लाल पीला होना क्रोधित होना, लोहा होना मतलब मुकाबला करना, ये क्या है? तो ये सारे मुहावरे हैं। क्या है? मुहावरे हैं। आगे देखिएगा, व्यायाम शब्द का संधि विक्षेप क्या होगा? व्याधन आम होगा, विधन आयाम होगा, विधन आम याम होगा, व्यधन आम होगा। अगर हम देखें किसका, व्यायाम का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, विधन आयाम होगा। क्या होगा? विधन आयाम होगा। आगे देखिएगा, आयाम शब्द का संधि विक्षिप्त विधन आयाम होगा, अर्थात यह यण संधि है। कौन सा है? यण संधि है। संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के आधार पर संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, ओके, और उसके बाद विसर्ग संधि होती है। तो कितनी प्रकार की संधि होती है? 3 प्रकार की संधि होती है। अब देखिएगा, स्वर संधि। स्वर संधि की बात आती है तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि, ये 5 संधियां जो हैं यह आती है स्वर संधि के तहत। ओके, अब हम देखते हैं यण। यदि ई, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो जैसे ई, छोटी ई का बड़ी ई, ओके, यू का भाव वो का री वो हो जाता है। तो इस तरीके से इनका जो बदलाव होता है उसे भी आप देखते रहिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ई और ई आए तो इसका क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो इसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। और अगर री आए और रो तो इसका क्या हो जाएगा? रो हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से यण संधि में बदलाव होते हैं। आगे देखिएगा, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कड़ा मुकाबला करना, बी कह रहा है करारा जवाब देना, सी कह रहा है बहुत मेहनत करना, डी कह रहा है तेज आवाज करना। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कड़ा मुकाबला करना। ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिएगा, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है कड़ा मुकाबला करना। मुहावरे की अगर हम बात करें तो मुहावरा होता है ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध कराकर किसी विलक्षित अर्थ से प्रतीत कराए, उसे मुहावरा कहते हैं। अंग भरना, स्नेह से लिपट जाना, अंग भरना, स्नेह से लिपट जाना। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण, यह धीरे धीरे बाहरी रंगीन। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा,
निम्न में से क्रिया विशेषण धीरे धीरे, क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, तो धीरे धीरे जो शब्द है यह क्या है, तो यह होता है क्रिया विशेषण। अगला है को कारक का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कर्म व अपादान के लिए, बी कह रहा है कर्म व संप्रदान के लिए, सी कह रहा है संबंध व करण के लिए, और डी कह रहा है संप्रदान व आपादान के लिए। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर्म व संप्रदान के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, को कारण चिन्ह का प्रयोग कर्म व संप्रदान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कारक की अगर बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम क्रिया से संबंध सूचक हो उसे कारक कहते हैं। ओके, विभक्ति और कारक देखिएगा, देखिएगा क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने पर संबंध का के का की के रा रि रे अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे इत्यादि होता है। आगे देखिएगा, कर्म क्या है, क्रिया का फल जिस शब्द में पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मैंने हरि को बुलाया, राम ने राहुल को पीटा। संप्रदान की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। हरि ने मोहन को रुपया दिए, माँ ने बच्चे को खिलौना दिए। ओके, आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डाल्टन प्रणाली, बी कह रहा है कि प्रोजेक्ट प्रणाली, सी कह रहा है मॉन्टेसरी पद्धति, डी कह रहा है कि किंडरगार्टन पद्धति। अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल नितांत व्यर्थ है, मतलब बिल्कुल गलत है, वो हो जाएगा डाल्टन विधि। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर बात करते हैं तो प्रोजेक्ट विधि यह बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है, मॉन्टेसरी भी उपयोगी है और किंडरगार्टन भी क्या करता है, उपयोगी है। देखिएगा, भाषा शिक्षण विधियों में से डाल्टन प्रणाली जो है यह क्या है, तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है। कुमारी हेलन पार्क फर्स्ट ने अमेरिका के डाल्टन नामक नगर में सन 1913 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। इस प्रणाली में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। यह कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में बिना किसी समय प्रतिबंध के कार्य को पूर्ण करता है। शिक्षक का केवल मार्गदर्शन के रूप में होता है। इस शिक्षण विधि का प्रयोग माध्यमिक स्तर पर उच्च स्तर पर किया जाता है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर नहीं किया जाता। ओके, चलिएगा देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में रचनात्मक उपागम का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बालकों को कविता पाठ करवाना, बी कह रहा है बालक को श्रुतलेख लिखवाना, सी कह रहा है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना, और डी कह रहा है कि भाषा के विकास में पूर्णता लाना। अगर हम बात करते हैं तो संरचनात्मक उपागम का अर्थ होता है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, भाषा शिक्षण में रचनात्मक उपागम का अर्थ है भाषा की मूल रचना का शिक्षण करवाना। रचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हम हिंदी या किसी अन्य भाषा को धारा प्रवाहित सीख सकते हैं। रचनात्मक दृष्टिकोण वाक्यों को व्यवस्थित तरीके से सीखना सिखाता है, जिसमें अर्थ के साथ उचित और पूर्ण वाक्य बनाने के लिए शब्दों की रचना, अनुक्रमण और पैटर्न व्यवस्था शामिल है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, माफ करिएगा, आजकल विद्यालय में प्रयुक्त
प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था कक्षा स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि श्रव्य साधन के रूप में, बी कह रहा है कि दृश्य साधन के रूप में, सी कह रहा है खेल गतिविधियों के लिए दृश्य रूप में, और डी कह रहा है कि श्रव्य दृश्य साधन के रूप में। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी डिजिटल की बात आती है तो यह हमेशा देखा भी जाता है और सुना भी जाता है, इसलिए यह श्रव्य और दृश्य साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल विद्यालय में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है, श्रव्य दृश्य साधन के रूप में। आज के इस शिक्षा प्रणाली में स्मार्ट का प्रयोग बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अब देखते हैं स्मार्ट कक्षा के बारे में। ओके, स्मार्ट कक्षा बहुमाध्यम से प्रयुक्त एक कक्षा होती है जिसमें टीवी, कंप्यूटर, शिक्षण मशीन, बड़ी स्क्रीन, प्रोजेक्टर की व्यवस्था होती है तथा विषय वस्तु को बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। स्मार्ट कक्षा में दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग बहुलता मात्रा में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। बालक कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बालक का मेधावी होना, बी कह रहा है बालक का नटखट होना, सी कह रहा है बालक में हीन भावना, और डी कह रहा है कि बालक के प्रारब्ध के कारण। अगर हम बात करते हैं कि कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण होता है बालक में हीन भावना का विकास होना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण बालक में हीन भावना होती है। शैक्षिक पिछड़ेपन में बालक के सीखने की गति धीमी होती है। ये बालक कक्षा में गृह कार्य को समुचित ढंग से करने में असमर्थ होते हैं, जिनके निम्न कारण हो सकते हैं। अब कौन कौन से कारण हो सकते हैं देखिएगा। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, सामाजिक वातावरण, शारीरिक मानसिक दोष, और उसके बाद स्कूल से संबंधित कारक, अन्य कारण भी इसके हो सकते हैं जैसे उपयुक्त अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, अयोग्य तथा प्रशिक्षित अध्यापक का मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि आदि इसमें देखा जा सकता है। आगे देखिएगा, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वैध, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। बी कह रहा है कि पुनः मूल्यांकन, परीक्षक का दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह एवं व्यक्तिपरकता। सी कह रहा है विभेदीकरण, जीवनोपयोगी, लाभप्रद एवं सिद्धांत पूरक। सी कह रहा है कि रोचक, भावपूर्ण एवं सुचितापूर्ण। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए देखिएगा, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और व्यापकता होते हैं। चलिए देखिएगा, मूल्यांकन यह एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से एक बच्चे के अधिगम की सीमा को परीक्षित या परीक्षा संचालित करके समूहों में उसका आकलन करके कार्य या प्रयोजन के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं निम्न होती हैं। देखिएगा, ये 3 विशेषताएं हैं। विश्वसनीयता, इसमें मूल्यांकन के निष्कर्ष को मूल्यांकनकर्ता में परिवर्तित के साथ नहीं बदलना चाहिए, अर्थात 2 भिन्न शिक्षकों के जांचने का अंक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, इसका उद्देश्य है कि अंकों का वितरण सभी विद्यार्थियों के लिए सामान्य होना चाहिए। वैधता, यदि एक परीक्षण उस वस्तु का मापन करता है जिसे उसे मापना होता है तो इसे वैध कहा जाता है। आगे देखिएगा, प्राचीन काल में पाठ्यपुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वेद, बी कह रहा है पुराण, सी कह रहा है उपनिषद और डी कह रहा है कि ग्रंथ। तो प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक का जो संबंध था वो था ग्रंथ से। किससे? ग्रंथ से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रचलन था। ग्रंथ शब्द का पुस्तक, ग्रंथ का अर्थ पुस्तक होता है। यह मुख्य रूप से धार्मिक, ऐतिहासिक और उसके बाद पौराणिक पुस्तकों के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य वेद हिंदुओं के आदि धर्म प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि के लिए प्रयुक्त होता है। पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण आदि पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है और वेदों की संख्या 4 मानी जाती है। अब आते हैं उपनिषद, भी देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण श्रुति क्या है? महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ वे वैदिक वाणिज्य के अभित्र भाग हैं। संस्कृत में रचित इनकी संख्या 108। मुख्य उपनिषद जो है 13 हैं। कितने? मुख्य उपनिषद 13। 4 हमारे क्या है? वेद हो गए। 18 क्या हो गए? तो पुराण हो गए। और उसके बाद 108 क्या है? तो उपनिषद हो गए। और मुख्य की अगर बात करते हैं तो जिसमें 13 आते हैं। ओके, इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। अगला है हम लोगों का शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति। ऑप्शन नंबर ए है स्वाध्याय विधि, बी कह रहा है मॉन्टेसरी पद्धति, सी कह रहा है गिनर गार्डन पद्धति, डी कह रहा है डाल्टन पद्धति। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए मॉन्टेसरी पद्धति। कौन सा? मॉन्टेसरी पद्धति। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाला मॉन्टेसरी पद्धति है। इटली देश में उत्पन्न मैडम मॉन्टेसरी ने बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अनुसंधान पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति को जन्म दिया। इस पद्धति में बालक को स्वतंत्रता प्रदान होती है तथा उनके व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दिया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता है। यह केवल इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देती है। किस पे? इंद्रिय प्रशिक्षण पे। चलिए देखिएगा, वाचन संबंधित निदानात्मक परीक्षण के परिणाम में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न, बी कह रहा है कि बर्ट के प्रयत्न, सी कह रहा है एपीजे सुखिया के प्रयत्न और डी कह रहा है कि इनमें से सभी के प्रयत्न। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वाचन संबंधित निदानात्मक परीक्षण के परिणामों में डॉक्टर प्रेमी के प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं। इसमें थार्डाइक की 10,000 सामान्य शब्दों को लिया गया। इस क्रम में लिखा गया कि जहां तक छात्र पढ़ ले 2 शून्य बढ़ा दे। जैसे 40 शब्द पढ़े तो उसका भंडार प्रतिदिन के प्रयोग से 4,000 माना जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, निदान करने से पूर्व कठिनाइयों का पता लगाते हैं, पश्चात उपाय के लिए आपस में छात्र वाद विवाद करके उनकी कमियों को व्यक्त करते हैं और उन त्रुटियों के उपाय खोजते हैं। अतः स्पष्ट है कि वाचन संबंधित निदानात्मक परीक्षण के में डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न क्या है? तो वह महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का कि वाचन की निदानात्मक परीक्षण में यांत्रिक यथार्थ को मापने के लिए वैलार्ड की परीक्षण में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 158, बी कह रहा है 100, सी कह रहा है 200 और डी कह रहा है कि 50। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 158 शब्द जो है कि इसमें दिए गए थे। कितने? 158 शब्द। देखिएगा, वाचन की निदानात्मक परीक्षण में यांत्रिक यथार्थ को मापने के लिए बैलाट की परीक्षण में सामान्यतः 158 शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88,
लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी विधि है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वर्णों के छोटे छोटे खंड उन खंडों का योग करना। बी कह रहा है कि गत्ते आदि पर बने वर्णों पर उंगली घुमाना। सी कह रहा है कि पहल पढ़ना फिर वर्ण लिखना। सी कह रहा है कि श्यामपट्ट पर वर्ण को देखकर सीखना। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ओके, देखिएगा ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लिखने की पेस्टालॉजी विधि में वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना होता है। पेस्टालॉजी विधि में बालक को सर्वप्रथम लिखना सिखाया जाता है, जिसमें अक्षरों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है तथा पुनः उनका सही योग करके पूर्ण अक्षर बनाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि लिखने की शिक्षण विधि में सर्वप्रथम वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना सिखाया जाता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। देखिएगा थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग दो भागों में करके देखेंगे और इस क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। रचनात्मक उपागम से शिक्षण में एफ.जी. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए। यह क्रमशः है। ऑप्शन नंबर ए है कि वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता। आगे देखिएगा क्या है, बी ऑप्शन कह रहा है हम लोगों का, बी ऑप्शन कह रहा है कि लिपि पर बल देना, छात्रों की सक्रियता, भाषाई आदतों पर बल देना। सी कह रहा है कि अक्षरों की बनावट पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास और वाचन पर बल देना। डी कह रहा है कि क्रियाशील वर्णों पर विचार, छात्रों का भाषी संबंधित ज्ञान। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना और छात्रों की सक्रियता क्रियाशीलता को बरकरार रखना। देखिएगा संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में एफ.जी. फ्रेंच क्या है, एफ.जी. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं। वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना और छात्रों की क्रियाशीलता। इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। बड़ा ही प्यारा सेशन था। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके कितने इस सेशन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, देखिएगा इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु यह वाचन वस्तुतः वैचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव रहता है। उपयुक्त पंक्तियां नाटक शिक्षण में कौन सी प्रणाली से के लिए कही गई हैं। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि व्याख्या प्रणाली, सी कह रहा है रंग मंच अभिनव प्रणाली, सी कह रहा है कि आदर्श नाट्य प्रणाली और डी कह रहा है कि संयुक्त प्रणाली। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आदर्श नाट्य प्रणाली, आदर्श नाट्य प्रणाली। देखिएगा इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक करता है, किंतु वाचन वस्तुतः वैचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव होता है। यह नाट्य शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं कि आदर्श नाट्य प्रणाली क्या होता है। ओके, चलिए देखिएगा यह प्रणाली पूरी तरह से शिक्षक की प्रतिभा पर आधारित होती है। इसमें सबसे अधिक शिक्षक की सक्रियता एवं भागीदारी होती है, जिसमें शिक्षक की कक्षा के समक्ष अंकित एवं वाचित अभिनय करते हुए नाटक की बारीकियों को बताता और दिखाता है। इस तरीके से इसे भी आप याद रखिएगा। और अगला सेशन हम लोगों का होगा लैंग्वेज सेकेंड, जिसमें हम लोग इंग्लिश को लेके डिस्कशन करेंगे। ओके, सेशन कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही सेशन मैं आप लोगों को लाता रहूँगा जब तक कि आपका रीट का एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए। तब तक ये पूर्णतः हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा।
अगर आप चाहते हैं किसी भी सेशन को देखना तो आप जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से अन्य सेशन चलाए जा रहे हैं, जिसे आप जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से प्राप्त होती रहें। तो चलिए, मैं अपने सेशन को यहीं विराम देता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।